हेलो बच्चों, हमने अमेरिका के वर्चस्व को जानने के लिए पहले 4 एग्जाम्पल को पढ़ा। अब अमेरिका के वर्चस्व की व्याख्या हम विस्तृत रूप में करेंगे। बच्चों, हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या कारण हैं जिससे आज विश्व में अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरीके से स्थापित हो रहा है। बच्चों, जानने से पहले हम वर्चस्व का अर्थ जान लें। बच्चों, वर्चस्व को आप लोग आम बोलचाल की भाषा में दबदबा के रूप में बोलती हैं कि आप इस लड़की का या इस व्यक्ति का दबदबा है क्लास में। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका उस क्लास पे वर्चस्व है, मतलब प्रभाव है। तो बच्चों, हम वर्चस्व को 3 प्रकार से जानेंगे। हम अमेरिका के वर्चस्व को जानने के लिए मुख्यतः 3 आधार को लेंगे। सैन्य आधार है, दूसरा है ढांचागत आधार, तीसरा है सांस्कृतिक आधार। तो बच्चों, इस प्रकार इस अध्याय में हम 3 वर्चस्व के आधार पर अमेरिका के वर्चस्व को समझने की कोशिश करेंगे। वर्चस्व का मतलब होता है कि बच्चों, वर्चस्व को जानने से पहले इसकी परिभाषा हम आपको बता दें। दबदबा किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, या आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकता है और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हो सकता है। जब कोई ताकतवर देश अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दम के अनुसार किसी भी राष्ट्र या व्यक्ति पर दबदबा बनाने का प्रयास करता है तो वह वर्चस्व या दबदबा कहलाता है। बच्चों, हमने अमेरिकी वर्चस्व को पहली बार 1945 में जब जापान पे परमाणु बम से हमला किया तब देखा था, और दूसरा सोवियत संघ के विघटन के बाद खुलकर इन 4 उदाहरणों में देखा कि कैसे अमेरिका ने अपने पावर के बल पे विश्व में सैन्य हमला किया। तो बच्चों, सबसे पहले हम अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को जानने से पहले बच्चों, हम वर्चस्व की परिभाषा को और क्लियर कर दें। वर्चस्व का मतलब क्या होता है? जैसे प्राचीन यूनान में आपने देखा था कि कई राज्य थे, लेकिन यूनान में एथेंस का जो है पूरे राज्य में दबदबा था। वही इकलौता जो है सारे राज्यों पे हेजमनी रखता था। वैसे ही आज की विश्व व्यवस्था हो गई। कई राष्ट्र हैं, लेकिन सारे राष्ट्रों पर अमेरिका की हेजमनी स्थापित है। इस हेजमनी के क्या कारण हैं, हम जानने की कोशिश करें। बच्चों, वर्चस्व को इंग्लिश में हेजमनी कहते हैं। साम्राज्यवादी ताकत। अब हम अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को जानेंगे कि अमेरिका का सैन्य वर्चस्व क्या है। बच्चों, अमेरिका के सैन्य वर्चस्व से आशय है अमेरिका की सैनिक दृष्टि से बुनावट और उसके तौल से है, अर्थात अमेरिका का सैनिक दृष्टि से कैसा संरचना है और कैसी माप है, इसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, शीत विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो है एकमात्र विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका ही एक ध्रुवीय विश्व का केंद्र बिंदु है। इसलिए अमेरिका इस ध्रुवीय शक्ति का केंद्र बिंदु इसलिए भी है क्योंकि उसकी सेना काफ़ी ताकतवर है और अपने आप में अनूठी है। अनूठी इस दृष्टि से है क्योंकि ये किसी भी देश की ऊपर आक्रमण करके उसे मिनटों में अचूक निशाना साध सकते हैं और उसे ख़त्म कर सकते हैं, और अपनी सेना को बिना युद्ध भूमि में उतारे बिना वह दूर से ही दूसरे
देश को नष्ट कर सकते हैं या उसका विनाश कर सकते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका की है। यह काफ़ी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है, क्योंकि यह किसी भी विश्व को अपने अधिकार में कर सकती है और बिना अपने हानि के दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है और मिनटों में किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है। जैसा कि बच्चों, आपने इराक के युद्ध में देखा कि कैसे अमेरिका ने अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां पे सैन्य हमला किया और वहां के लोगों को पराजित किया। किसी भी राष्ट्र की सैन्य क्षमता जानने के लिए हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से समझेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सैन्य बल का प्रयोग 4 दृष्टि से किया जाता था। साम्राज्यवादी शक्तियां सैन्य बल को 4 प्रकार से प्रयोग करती थी, जैसे युद्ध जीतने के लिए, अपरोध करने के लिए, दंड देने के लिए और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए। इस प्रकार ये चारों मानक हम अमेरिका के संदर्भ में सिद्ध करेंगे। बच्चों, इराक के युद्ध में अमेरिका के जीतने की क्षमता तो आपके सामने स्वयं सिद्ध हुई और अपरोध और दंड देने की भी शक्ति भी उसकी स्वयं सिद्ध हुई। बस उसकी कमजोरी कानून व्यवस्था को बहाल करने में दिखी, क्योंकि वह अपने विजित क्षेत्र में कानून व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि उसे बार बार इराक की जनता का प्रतिरोध झेलना पड़ा। इस प्रकार अमेरिका की सेना की कानून व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से कमज़ोर दिखी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका की सेना सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि अमेरिका अपने सेना पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता। पूरे विश्व के जितने 12 राष्ट्र जो अपनी सेना की साज सज्जा पर खर्च करते हैं, उतना अमेरिका केवल अकेले करता है। वह अपनी सेना को आधुनिक हथियारों, सैन्य प्रौद्योगिकी आदि नवीन तकनीकी से लैस करता है, ताकि अमेरिका की सेना विश्व की सबसे उच्च कोटि की सेना बन सके। अमेरिका अपनी सेना को 6 भागों में बांटा है और हर भाग के एक कमांडर नियुक्त किए हैं। अर्थात अमेरिका की सेना का विभाजन केवल अमेरिका तक ही नहीं, बल्कि विश्व के हर कोने में उसकी सेना की पहुंच है। इस प्रकार अमेरिका अपनी सेना पे सिर्फ रक्षा बजट में अधिक व्यय ही नहीं करता, बल्कि इसकी गुणात्मक सुधार के लिए भी हर संभव प्रयास करता है, ताकि यह विश्व की सबसे अच्छी सेना बन सके और किसी भी राष्ट्र को चाहे वह अपने बस में कर सके। इस प्रकार अमेरिका अपनी सैन्य वर्चस्व के कारण ही वीटो पावर का भी यूज करता है। अमेरिका की वीटो पावर की शक्ति भी उसके सैन्य वर्चस्व पर निर्भर है। इस प्रकार बच्चों, अमेरिका इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि उसका सैन्य वर्चस्व काफ़ी मजबूत है। यही उसे जो है महाशक्तिशाली बनाता है। हेलो बच्चों, अमेरिका का सैनिक दृष्टि से वर्चस्व पढ़ने के बाद अब हम अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व। बच्चों, जैसा कि नाम से लग रहा है उसका ढांचागत वर्चस्व कैसा है, तो बच्चों आपसे अगर पूछते हैं कि आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन है, तो आप लोग बोलेंगे अमेरिका। तो बच्चों, अमेरिका जो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत देश है, इसी कारण आज विश्व में अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था क्षेत्र में अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। इस ढांचागत वर्चस्व का अर्थ समझे तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की अमेरिका की भूमिका में मिलती है। आज हम अपने भौतिक जीवन में जिन जिन सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग
करते हैं और सरलता से चीज़ें हमें मिल जाती हैं, तो यह अमेरिका की वजह से मिल पा रही हैं। सार्वजनिक वस्तु से तात्पर्य ऐसी वस्तु से जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को भी उसी मात्रा में उपलब्ध हो और उसकी मात्रा में कोई कमी न आए, तो उसे सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। अर्थात जैसे आपका स्वच्छ वायु, सड़क, ये सब क्या है बच्चों, ये सार्वजनिक चीज़ें हैं। जैसे सड़कों का यूज हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, हमारे लिए भी पूरी तरीके से प्रयोग करने के लिए छूट है, आपके लिए भी छूट है। और जैसे बच्चों हम हवा वायु को जो है हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, अर्थात हम आप दोनों लोग को आबाद रूप से लेने की स्वतंत्रता है। वैसे अमेरिका ने आज पूरे विश्व में सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार्वजनिक वस्तुओं का सबसे अच्छा उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग है, अर्थात सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग माना जाता है। एसएलओसी का इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं, क्योंकि मुक्त व्यापार इनके बिना संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले यह काम ब्रिटिश नौसेना करती थी, लेकिन अब यह काम अमेरिका नौसेना करती है। अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। बच्चों आपको पता होगा समुद्री व्यापार आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही भारत में प्रसिद्ध है। इस बार अगर हमें सार्वजनिक जीवन की सभी वस्तुएं मिल पा रही हैं तो यह समुद्री व्यापार पर निर्भर है। समुद्री व्यापार के माध्यम से ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र वस्तु का आयात या निर्यात करता है। आज समुद्री व्यापार के नियम कानून अमेरिका ही तय करता है और वही एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के व्यापार के नियम तय करता। इस प्रकार आज समुद्री व्यापार मार्ग पर पूरी तरीके से अमेरिका का वर्चस्व है। और बच्चों दूसरा उदाहरण आप देखेंगे सार्वजनिक वस्तु का क्या है बच्चों, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है बच्चों, यह किस पर आधारित है, वर्ल्ड वाइड वेब, अर्थात संपूर्ण विश्व एक जाल जंजाल है। यह संपूर्ण विश्व को एक दायरे में सिमटा देता है। इंटरनेट से बच्चों हम घर बैठे ही दुनिया की खबरें आसानी से जान सकते हैं। इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज अगर हम इंटरनेट आबाद रूप से यूज कर रहे हैं तो यह किसकी देन है बच्चों, अमेरिका की देन है। अमेरिका ने इंटरनेट की खोज की थी और यह इंटरनेट अमेरिका के सैटेलाइटों के तंत्र पर निर्भर है, क्योंकि अमेरिका ही अनेक उपग्रह स्थापित किए गए हैं जिनसे इंटरनेट संचालित होता है। और जितने भी इस प्रकार बच्चों अगर आज हमें इंटरनेट आबाद रूप से मिल रहा है तो यह किसकी बदौलत मिल रहा है, अमेरिका की बदौलत मिल रहा है। इंटरनेट उपग्रहों के वैश्विक तंत्र पर निर्भर होता, अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। इस प्रकार अमेरिका हमारे सार्वजनिक जीवन में जो वस्तुएं मिल रही हैं उसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार राष्ट्र हैं। और बच्चों ढांचागत वर्चस्व में इसका तीसरा वर्चस्व क्या है, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% हिस्सेदारी है। आज विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% हिस्सेदारी है। विश्व की अर्थव्यवस्था में भी एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक न हो। अर्थात बच्चों विश्व की पूरी व्यवस्था में अमेरिका की अर्थव्यवस्था का हिस्सा कितना है, 28%।
आज हर क्षेत्र में अमेरिका की उपस्थिति है, चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें अमेरिका की कंपनी जरूर मौजूद होती है। इस प्रकार ढांचागत रूप से अमेरिका ने हर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया है और अमेरिका के प्रभाव को एक प्रणाली और बढ़ावा देती है। यह प्रणाली है ब्रेटन वुड प्रणाली। ब्रेटन वुड प्रणाली क्या होती है बच्चों? यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रभाव में आई, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत से ऐसे देश उभरे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह प्रणाली लाई गई थी। यह मुख्यतः अमेरिका खेमे में शामिल देशों के लिए लाई गई थी। यह पश्चिमी खेमे की अर्थव्यवस्था जब बहुत खराब हो गई तो अमेरिका द्वारा एक नई प्रणाली बनाई गई जिसका नाम ब्रेटन वुड प्रणाली, अर्थात यह व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करती है। ब्रेटन वुड प्रणाली चूँकि अमेरिका के सह पे स्थापित की गई थी, इसलिए इसने व्यापार की एकमात्र मुद्रा अमेरिकी डॉलर को बनाया, अर्थात अमेरिकी डॉलर के माध्यम से ही अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन होगा। इस सिस्टम के तहत अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया और ब्रेटन वुड प्रणाली लागू होने के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। इस प्रकार जैसे बच्चों हमने पढ़ा था कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक इत्यादि ये किसकी सहयोगी संस्थाएं थी? यह अमेरिका की सहयोगी संस्थाएं थी। यह अमेरिका के ही हितों की पोषक थी और अमेरिका की सह पे ही स्थापित थी। वैसे ही ब्रेटन वुड प्रणाली है जो अमेरिका के हितों को ही बढ़ावा देती है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। और बच्चों अमेरिकी ढांचागत ताकत के एक उदाहरण बच्चों आप आज एक MBA की डिग्री है। MBA का मतलब होता मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज अमेरिका पूरे विश्व में MBA की पढ़ाई को बढ़ावा देता है और कहता है MBA की पढ़ाई ही सबसे। अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व को एक प्रणाली और भी बढ़ावा देती है, वह यह है MBA की डिग्री। आज अमेरिका हर देश में MBA की डिग्री को बढ़ावा देता है और इस डिग्री को सम्मानीय स्थान देता है और हर राष्ट्र को MBA की डिग्री को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन देता है। अमेरिका कहता है आज बिजनेस ही एक कला है और यह कला विश्वविद्यालयों में सीखा जाता है, इसलिए हर बच्चे को बिजनेस करने की कला सीखनी चाहिए। यह कला MBA की डिग्री के माध्यम से ही मिल सकता है। इस प्रकार MBA की डिग्री भी अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व को बढ़ावा देती है। धन्यवाद बच्चों। अमेरिका के दो वर्चस्व को पढ़ने के बाद सैन्य वर्चस्व, ढांचागत वर्चस्व को पढ़ने के बाद अब लास्ट टॉपिक है सांस्कृतिक वर्चस्व। 1991 में सोवियत संघ का पतन इसलिए भी हुआ कि उसकी संस्कृति इतनी लुभावनी नहीं थी जितनी अमेरिकी संस्कृति लुभावनी थी। अमेरिकी विचारधारा को पूरे विश्व में इसलिए माना जाता है क्योंकि यह संस्कृति काफ़ी लुभावनी है। यह लोगों के भौतिकतावाद को बढ़ावा देती है, अर्थात यह लोगों के दिमाग पे असर करती है। यह लोगों में चूँकि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्ति उभरी तो अमेरिका सैन्य दृष्टि से तो सोवियत संघ को नहीं चेंज कर पाया, सैन्य शक्ति के आधार पर तो सोवियत संघ से नहीं पछाड़ पाया, लेकिन उसने अपनी संस्कृति के आधार पर सोवियत संघ के लोगों को काफ़ी प्रभावित किया और भौतिकतावाद को बढ़ावा दिया
जिससे अमेरिकी संस्कृति काफ़ी आगे निकल गई। आज लोगों की पहली पसंद बन गई। आज हर हर युवा पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है और वेस्टर्न कल्चर में ही रहना और बसना चाहती है। आज हर बच्चा जो है एसी, कूलर, पंखे में रहना चाहता है। वह पेड़ों की छाँव या सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को नहीं मानता, बल्कि भौतिकतावाद के काल्पनिक वातावरण में रहना ज़्यादा अच्छा मानता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे आज गर्ल्स हों या बॉयज हों, सब में नीली जीन्स का क्रेज बढ़ना है, क्योंकि सारे बच्चे सोचते हैं कि हम नीली जीन्स अगर पहनेंगे तभी सुंदर दिखेंगे। इस प्रकार एक बनावटीपन वातावरण का जो विकास हुआ है वह अमेरिकी संस्कृति की देन है। आज युवा पीढ़ी से लेकर सभी लोग इससे प्रभावित, हम चाहें या न चाहें, लेकिन हम अमेरिकी संस्कृति से कहीं न कहीं प्रभावित हैं, क्योंकि यह संस्कृति बहुत लुभावनी। इस प्रकार हमने अमेरिकी संस्कृति के 3 वर्चस्व देखे: सैन्य वर्चस्व, ढांचागत वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व। इस प्रकार बच्चों, वर्चस्व को समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि अमेरिका की शक्ति की राह में क्या क्या अवरोध हैं या रुकावटें हैं। अमेरिका आज विश्व की महाशक्तिशाली देश हो गया है, लेकिन आज विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है, लेकिन अमेरिका की राह में भी कुछ अवरोध या रुकावट हैं जो उसकी शक्ति को कम करते हैं। अमेरिका के अंदरूनी मामले ही उसकी शक्ति को सीमित करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा उसकी आदतें बनाती हैं, वैसे अमेरिका का आंतरिक बनावट ही उसकी शक्ति पे पहला अवरोध या रुकावट डालता है। अमेरिका की चूंकि संस्थागत बनावट ऐसी है कि वहाँ शक्ति का बंटवारा मुख्यतः 3 अंगों में हुआ है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चूंकि कार्यपालिका कभी कभी जो है सैन्य शक्ति में रोक लगाती है कि कहीं सैन्य शक्ति जो है बेलगाम न हो जाए, इसलिए समय समय पर कार्यपालिका सैन्य शक्ति पर रोक लगाती है। दूसरा अवरोध या बाधा क्या है? अमेरिका के लोगों की उन्मुक्त प्रकृति, अर्थात अमेरिका के लोग आज़ाद विचारधारा के लोग होते। उन्हें किसी युद्ध से लड़ना भिड़ना ये सब अच्छा नहीं लगता। वे अपने आप में खोए रहते हैं, अर्थात वे अपने कामों में लगे रहते हैं। वे शांत जीवन चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। और सरकार जो है समय समय पर जनसंचार माध्यमों से ही अपनी नीतियों से अवगत कराता है, लेकिन फिर भी जनता उन्मुक्त विचार, मतलब फ्री माइंड की जनता है, वह लड़ना झगड़ना या कंपटीशन में विश्वास नहीं रखती, बल्कि अपने काम में विश्वास रखती है। यह लोगों की उन्मुक्त प्रकृति भी अमेरिका की शक्ति पर रोक लगाती है। तीसरा अवरोध है नाटो। चूंकि बच्चों, अमेरिका 1949 में ही नाटो नामक एक सैनिक संगठन की स्थापना की थी। यह अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों का एक सैनिक संगठन है। नाटो ऐसा संगठन है जो अमेरिका की ताकत पर लगाम लगा सकता है, क्योंकि वह लोकतांत्रिक मान्यताओं को बढ़ावा देने या किसी और समस्या को न बढ़ाए। इसलिए ये देश मिलकर अमेरिका की शक्ति को सीमित कर सकते हैं। इस प्रकार अमेरिका की शक्ति के राह में 3 अवरोध हैं: अमेरिका का संस्थागत बनावट, अमेरिका के लोगों की उन्मुक्त प्रकृति और नाटो। ये 3 लोग जो हैं अमेरिका की शक्ति में बाधा डालते हैं या अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों।